हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ आदिल खान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि शिवाजी महाराज ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया तो इन्हें शासन चलाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक आदमी पूरे शासन को अकेले कैसे संभाल सकता है, उसके सारे कार्यों को कैसे चला सकता है। शिवाजी ने सोचा कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बनाए जाए जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, जो हमारे पूरे राज्य को चला सकें। तो शिवाजी महाराज ने एक उपाय निकाला और इन्होंने अष्टप्रधान नामक एक संस्था बनाई जिसमें 8 मंत्री थे। ठीक है, और इन 8 मंत्रियों पर किसका कंट्रोल होता था? शिवाजी महाराज का कंट्रोल होता था। पूरी तरीके से शिवाजी महाराज इन 8 मंत्रियों को कंट्रोल करते थे। ठीक है, और शिवाजी ने इन 8 मंत्रियों यानी अष्टप्रधान की नियुक्ति क्यों की थी? इनका काम क्या था? इन अष्टप्रधान मंत्रियों का काम था शिवाजी को सलाह देना, और इनकी सलाह को मानना या ना मानना यह शिवाजी के ऊपर निर्भर करता था। अगर शिवाजी सहमत होते थे, इन जो अष्टप्रधान थे, मंत्री थे, इनकी बात से अगर सहमत होते थे तो उनकी बात को मान लेते थे। अगर सहमत नहीं होते थे तो उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, नहीं मानते थे। तो दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्तियां की। अब अष्टप्रधान में कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे। एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पद था वो किसका था? पेशवा का। जो राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद था वो था पेशवा का। पेशवा क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? इसका रीज़न ये है कि पेशवा का काम ये था कि जैसे ही शिवाजी महाराज अपने दरबार को छोड़कर कहीं और युद्ध क्षेत्र में अगर बिजी हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सारा रूप से जो संचालन करता था वो था पेशवा। और दूसरी चीज़, राज दरबार की जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी, जो भी पत्र व्यवहार होते थे, जो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते थे, उस पर मुहर कौन लगाता था? उस पर मुहर पेशवा लगाता था। ठीक है, और राजा अगर मौजूद नहीं है तो दरबार का कौन करता था? पेशवा करता था। साथ ही साथ क्या करता था पेशवा? प्रधानमंत्री के रूप में जब ये काम करता है तो जाहिर सी बात है कि सारे काम जो है किसके हाथ में रहेंगे? पेशवा के हाथ में रहेंगे। जैसे युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ाई करना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम किसके थे? पेशवा के थे। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पद इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर राजा दरबार में उपस्थित नहीं है तो दरबार का संचालन पेशवा के हाथ में था। और पेशवा पूरी तरीके से, अगर राजा दरबार में मौजूद नहीं है तो पेशवा पूरे जो मंत्री हैं इन मंत्रियों पर कंट्रोल रखता था। उसके साथ साथ अगर राजा मौजूद भी है तब भी वो राजा के बाद दूसरा ऐसा पद था जो पूरे मंत्रियों को कंट्रोल करता था और उन पर अपनी निगरानी करता था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा जो पद था वो था सेनापति का। सेनापति का पद इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर सेनापति नहीं रहेगा तो भाई सेना इधर उधर रहेगी, अपने मनमाने तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों, सेनापति जो था बेसिकली इसका काम क्या था? इसका काम ये था सैनिकों की नियुक्ति करना, उन्हें वेतन देना, उनको प्रशिक्षण देना, युद्ध क्षेत्र में जाकर दुश्मनों के ऊपर आक्रमण करने की रणनीति बनाना, जीते हुए जो प्रदेश होते थे उन प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, और जो जीते हुए प्रदेश होते थे उनसे जो लूट का माल प्राप्त होता था उसका पूरा लेखा जोखा रखना। और लेखा जोखा किसको देना? राजा को देना, यानी छत्रपति को देना। ठीक है, अब उसके बाद अगर तीसरा पद कोई इंपॉर्टेंट आता है तो वो था वाक्यानवीस, होता था सीक्रेट डिपार्टमेंट, गुप्त विभाग। गुप्त विभाग का काम क्या था? ये था कि शिवाजी से मिलने जुलने वाले हर व्यक्ति की जानकारी किसके पास होती थी? गुप्त विभाग यानी सीक्रेट डिपार्टमेंट वाक्यानवीस के पास होती थी। और साथ ही साथ शिवाजी के खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सारी चीज़ की निगरानी कौन करता था? वाक्यानवीस करता था। साथ ही साथ कुछ मामलों पर यह भी मुहर लगाता था, कुछ ऐसे पत्र व्यवहार होते थे जिस पर ये मुहर लगाता था। आवश्यकता पड़ने पर सीक्रेट डिपार्टमेंट का जो हेड होता था वो भी जाकर युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करता था, मराठा सेना का नेतृत्व करता था। अब उसके बाद चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद था वो था आमात्य का। आमात्य यानी रेवेन्यू मिनिस्टर।
यानी लगान संबंधी जो भी मामले होते थे, कर संबंधी, टैक्स संबंधी जो भी मामले होते थे, उसकी देखभाल कौन करता था? आमात्य। यानी आय और व्यय का देखभाल पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होता था? आमात्य पर। और ज़रूरत पड़ने पर यह भी क्या करता था? युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ाई करता था, ठीक है। और मराठा जो सेना होती थी उसका नेतृत्व करता था। अब हम पांचवा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था चिटनीस, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, यानी सचिव। जो सचिव होता था ये क्या करता था? चिटनीस शिवाजी महाराज के द्वारा किए जा रहे सभी जो भी पत्र व्यवहार होते थे उन पर ये अपनी मुहर लगाता था और उनकी जांच पड़ताल करता था। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा जो भी पत्र व्यवहार इधर उधर जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसकी जांच पड़ताल चिटनीस यानी सेक्रेटरी करता था, ठीक है। और साथ में सेक्रेटरी का काम ये था कि प्रांत जो थे, शिवाजी ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था, तो उन प्रांतों की देखभाल भी सचिव ही करता था, ठीक है। सचिव के प्रांतों पर किसका कंट्रोल होता था? सचिव का कंट्रोल होता था, ठीक है। और साथ में ये भी क्या करता था? आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी मराठा सेना का नेतृत्व करता था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं छठवें नंबर पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था सुमंत, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डिपार्टमेंट। फॉरेन मिनिस्ट्री जो थी उसको सुमंत बोला जाता था। और बेसिकली इसका काम क्या था कि विदेशों से होने जाने वाले जो भी राजदूत वगैरह होते थे, गुप्तचर वगैरह होते थे, उन सब की देखभाल कौन करता था? उन सब पर मुहर लगाना इसका काम होता था। और जो भी राजदूत विदेशों से आते थे शिवाजी से मिलने के लिए, उनका स्वागत कौन करता था? ये करता था फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि आज के दौर में, मॉडर्न युग में, आज के ज़माने में है, ठीक है। और उसके बाद सातवां था पंडित, ठीक है। पंडित बेसिकली क्या करता था? धार्मिक मामले जो होते थे, शादी विवाह के जो मामले होते थे, शुभ डेट जो होती है, कहते हैं कि शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं, ये सब की जांच पड़ताल करना और इन सब के लिए डेट निर्धारित करना। और साथ में जो धार्मिक जो अंधविश्वास होते थे और जो धार्मिक लड़ाइयाँ होती थी, इन सब पे क्या करना था? इन सब की समस्याओं का समाधान करना पंडित का काम होता था। और सबसे आखिरी था वो था न्यायाधीश का, 8वें नंबर पे, ठीक है। तो न्यायाधीश बेसिकली क्या करता था? सभी मामलों में न्याय करता था, सभी प्रकार के मामलों में न्याय करता था। अगर इससे न्याय में कोई चूक रह जाती थी और कोई आदमी अगर न्यायाधीश के न्याय से सहमत नहीं होता तो वो क्या करता था? न्याय उसके बाद कौन करता था? आखिरी राजा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको आराम से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है इसमें, ठीक है। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जो है इतने थे, सबसे पहला पेशवा, दूसरा सेनापति, वाक्यानवीश, आमात्य, चिटनीस, सुमंत, पंडित और उसके बाद न्यायाधीश। तो इन सारे लोगों का काम जो भी शिवाजी ने डिसाइड करके रखा था कि आप ये चीज़ करोगे। और इन सब मंत्रियों पर कंट्रोल किसका होता था? शिवाजी महाराज का होता था। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं शिवाजी महाराज के सेना के बारे में। शिवाजी की सेना एक महान सेना थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर शिवाजी महाराज के पास इतनी महान सेना ना होती तो शिवाजी इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाते, ठीक है। और मुग़लों तथा बीजापुर के साथ लगातार युद्धों में बिजी रहने के बावजूद भी शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो शिवाजी की मराठा सेना जो थी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। सबसे पहले थी पागा सेना। शिवाजी की पागा सेना में कुल टोटल 45,000 सैनिक थे। कितने? 45,000 सैनिक थे। और इन पागा सैनिकों की शिवाजी ने एक व्यवस्था के तरीके से इनको बांट रखा था, छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर उन पर एक नियंत्रक यानी एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसमें सबसे उच्च अधिकारी जो था वो था सर-ए-नौबत, जिसको हम लोग सेनापति बोलते हैं। और ये एक अस्थाई सेना थी, अस्थाई परमानेंट घुड़सवार सेना थी, परमानेंट घुड़सवार सेना। आज जो दूसरा था वो था सिलहदार सेना, शिवाजी की दूसरी सिलहदार सेना थी। इसमें टोटल मिला जुला के 60,000 सैनिक थे, 60,000, ठीक है, 60,000 सैनिक थे इसमें।
और ये अस्थायी सेना थी। अस्थायी का मतलब आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी महाराज के द्वारा इस सेना को बुलाया जाता था और इस सेना की कुछ टोलियों के ऊपर, कुछ सैनिकों के ऊपर भी एक अधिकारी की नियुक्ति थी जो इनको कंट्रोल करता था। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। और जिसका भी अध्यक्ष कौन होता था? सरे नौबत यानी सेनापति होता था, ठीक है। और शिवाजी के द्वारा इन्हें वेतन नहीं बल्कि भत्ता दिया जाता था। क्या दिया जाता था? भत्ता दिया जाता था। और सिलहदार जो सेना होती थी, जो घुड़सवार होते थे, इन घुड़सवारों को अपने घोड़े की शान शौकत सजावट के लिए अपने पास से पैसे लगाने पड़ते थे, ठीक है। शिवाजी के द्वारा अलग से इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। लूटे हुए जो प्रदेश होते थे उन्हीं से भत्ता दिया जाता था इसको, सिलहदार सेना के सैनिकों को, ठीक है। और जो पैदल सेना थी, जो शिवाजी की तीसरी जो महान, सबसे महान, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई सेना थी शिवाजी की तो वो थी पैदल सेना। पैदल सेना में 1 लाख सैनिक थे टोटल। कितनी? 1 लाख। 1 लाख सैनिक थे, ठीक है। जिसमें कुछ मावली जो सैनिक थे, मावली सैनिक वो शिवाजी के अंगरक्षक थे, ठीक है। और ये सेना भी कुछ छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड थी, जिसके ऊपर एक के बाद एक अधिकारी नियुक्त थे, जिनका अध्यक्ष कौन होता था? सरे नौबत होता था। और इनको जो है शिवाजी के द्वारा समय समय पर वेतन दिया जाता था। तो ये थी शिवाजी की महत्वपूर्ण सेना के बारे में। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। सबसे पहला तो शिवाजी महाराज जो है, जो भूमिकर था, भूमिकर को संपूर्ण उपज का 2/5 भाग, संपूर्ण उपज का 2/5 भाग कर लेते थे, ठीक है। अब 2/5 भाग से समझ में आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, जिसका नाम था मलिक अंबर क्या था? मलिक अंबर ने भी 2/5 भाग कर लगान क्या किया था? डिसाइड किया था। वो भी उस टाइम जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, तब वो 2/5 भाग कर लेता था। तो शिवाजी ने मलिक अंबर की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी उसी को अपनाया था। शिवाजी महाराज ने मलिक अंबर की रेवेन्यू पॉलिसी को अपना करके भूमिकर निर्धारित किया था, जो संपूर्ण उपज का 2/5 भाग लिया जाता था, ठीक है। अब उसके अलावा शिवाजी के 2 महत्वपूर्ण कर थे, वो थे चौथ के बारे में देखिए क्या था कि चौथ जो है शिवाजी महाराज के सैनिकों के द्वारा किसी पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण करके उनकी सुरक्षा का, उन्हें जो है अपनी मराठा सेना की सुरक्षा का आश्वासन देकर उनसे चौथ वसूला जाता था। क्या वसूला जाता था? चौथ वसूला जाता था कि भाई उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके बोला कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आपकी सुरक्षा करेंगे, जिसके बदले आपको हमें क्या देना पड़ेगा? चौथ देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई भी विदेशी राज्य जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है, पड़ोसी राज्य हो या विदेशी राज्य हो, आपके ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये था चौथ क्या लिया जाता, क्यों लिया जाता था? इसी वजह से कि पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के बदले चौथ लिया जाता था पड़ोसी राज्यों से, ठीक है। अब देखिए सरदेशमुखी क्या था दोस्तों, बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। सरदेशमुखी का मतलब होता है मराठा सरदार, यानी सरदेशमुख कहा जाता था मराठा सरदारों को, ठीक है, सरदेशमुख, ठीक है। तो बेसिकली जो पड़ोसी राज्य होते थे, उन पड़ोसी राज्यों की जो संपूर्ण आय होती थी, टोटल जो उनकी आय होती थी, ठीक है, राजस्व जो उनका टोटल होता था, उन टोटल का 1/10 भाग जो है सरदेशमुखी लिया जाता था। किससे लिया जाता था? पड़ोसी राज्यों से सरदेशमुखी टैक्स लिया जाता था। तो ये था सरदेशमुखी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर शिवाजी महाराज की राजस्व व्यवस्था कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आप लोग को उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखकर आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जो है आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, जिसकी वजह से आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।